हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम टीजीटी साइंस के लिए एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ केमिकल सब्सटेंसेस। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंडर देखो आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक मेंशन है। देखो, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ये सब। फिर एसिड बेस की जो थ्योरीज़ है, लुईस कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है, अरेनियस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर लिखा नहीं है अरेनियस का कॉन्सेप्ट, बट आपको करना है यहाँ पर ये थ्योरीज डिस्कस करनी है, किसकी भाई, एसिड और बेस की। फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है, एसिड एंड बेस। फिर लॉगरिथम को भी करना है आपको, पीएच स्केल क्या है, पीओएच क्या होता है, पीकेडब्ल्यू, और यहीं से न्यूमेरिकल भी बनेंगे। तो बेसिकली यहाँ से इस वाले पार्ट के आपको न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। और नेक्स्ट है आयनिक इक्विलिब्रिया इन अ सॉल्यूशन। और फिर आगे जो टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज़ एक्शन ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिड एंड बेसिस, सोर्सेज ऑफ एसिड एंड बेस, सॉल्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है और सॉल्ट के पीएच के बारे में भी पढ़ना है। अब देखो, ये जो कंप्लीट टॉपिक आपको दिया हुआ है ना, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अब वो कौन कौन से 2 चैप्टर पढ़ने हैं, देखो, एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर। ठीक है, आपको क्लास 10th की साइंस की बुक में मिलेगा कौन सा चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर। वहाँ से देखो क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा आपका। वहाँ से आप पढ़ सकते हो नेचर ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि इनके नेचर के बारे में। फिर जो इनकी क्लासिकल डेफिनेशन होती है कि एसिड क्या है, बेस क्या है, ये सब। और साथ ही और क्या कवर हो सकता है क्लास 10 से, ये इंडिकेटर के बारे में आप पढ़ सकते हो, सोर्सेज के बारे में पढ़ सकते हो। वहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट की क्लासिफिकेशन के बारे में भी दिया हुआ है, उतना इनफ है, बट ये पीएच के रिगार्डिंग आपको क्लास 11 से करना पड़ेगा। अब ये जो बाकी के टॉपिक्स बच गए हैं ना, जो ये थ्योरीज़ है, लॉगरिथम है, पीएच, पीओएच, पीकेडब्ल्यू, आयनिक इक्विलिब्रियम और ये सॉल्ट के पीएच के बारे में, ये आप कहाँ से पढ़ोगे भाई, ये क्लास 11 से करोगे। कहाँ से करना है, ये क्लास 11 से करना है। क्लास 11th की बुक में, केमिस्ट्री की बुक में आपको एक चैप्टर दिया हुआ है इक्विलिब्रियम। कौन सा चैप्टर भाई, इक्विलिब्रियम। अब ये जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आपको दिया हुआ है बुक में, ये 2 पार्ट में डिवाइड है वहाँ पर। ठीक है, एक केमिकल इक्विलिब्रिया करके है और एक आयनिक इक्विलिब्रियम वाला है। तो सिर्फ यहाँ पर देखो जो टॉपिक मेंशन है, और स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा हुआ भी है आयनिक इक्विलिब्रियम, तो सिर्फ हम आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, उसी को डिस्कस करेंगे। आगे जो केमिकल इक्विलिब्रिया वाला पार्ट है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ से देखो, ये हमने देख लिया है कि ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट कहाँ से होगा अभी, 10th से एंड क्लास 11 से। अब देखो, इसमें से कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगी, फिर से दोबारा से हम उन टॉपिक्स को नहीं करेंगे। जो न्यू टॉपिक्स हैं, यानी कि जो अलग से, जिनके ऊपर हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो कौन कौन से टॉपिक, ये जो आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं ना, इनके लिए तो आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा चैनल पे ही। और एसिड बेस सॉल्ट करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें 2 वीडियोस मिलेंगी आपको। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें 2 वीडियोस हैं। और वो जो दोनों वीडियोस हैं वो क्या है भी, क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो आपको एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या है, प्रैक्टिस सेट है वो। वहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। तो चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया है तो वहाँ से क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर किसी ने चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट अगर आप वो वाली वीडियोस देखते हो तो भी आपको वहाँ से क्या है, चैप्टर कवर ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से डिस्कस किए हुए हैं कि थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है और साथ ही क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं। बट स्टिल अगर किसी को बहुत अच्छे से करना है तो पहले थ्योरी रीड कर लो, और रीड करने के बाद फिर उसके बाद क्या है, आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ ही देखो, एक और टॉपिक हमने कवर किया हुआ है, कौन सा भी, ये जो एसिड बेस की थ्योरीज होती है, ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई है। इसके लिए भी आपको आई थिंक एसिड बेस थ्योरी करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर भी 2 वीडियोज़ हैं। और इन दोनों ही वीडियोज़ में हमने क्या किया हुआ है, इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। जो एसिड बेस की थ्योरीज होती है, 3 थ्योरीज हम पढ़ते हैं, आज भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनके बारे में एक बार। तो ये जो तीनों थ्योरीज़ हैं, इनको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि तीनों थ्योरीज़ में क्या होता है, इनकी लिमिटेशंस क्या है, एग्जाम्पल्स। और फिर प्लस में एक जो सेकंड वीडियो है, उसमें आपको यहाँ पर इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट की तरह वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से देखो, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से क्लास 10th का ये कवर हो जाएगा, एसिड बेस कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो हम आयनिक इक्विलिब्रियम को कवर करेंगे। तो इस चैप्टर के अंडर ही ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करेंगे, इसी के अंदर ये पीएच का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट, और ये सॉल्ट की क्लासिफिकेशन और पीएच, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स अभी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो एक पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली ऐसे 1-2 कमेंट आए थे चैनल पे कि मैम आपका कंटेंट सफिशिएंट है क्या, सिर्फ इसको पढ़ ले तो टीजीटी साइंस के लिए सफिशिएंट रहेगा क्या।
क्या। देखो मैं अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, मतलब जो मुझे लगता है ऑन द बेसिस ऑफ पी वाई क्यू क्वेश्चंस को एनालाइज करके, और जो आपको सिलेबस दिया हुआ है, या फिर आजकल जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है कि भाई अब लास्ट एग्ज़ाम जैसा तो आएगा नहीं। अब लास्ट अगर एग्ज़ाम इजी आया तो ज़रूरी नहीं है ना वही हो, आप एक लेवल अप मान के ही उसकी प्रिपरेशन करोगे। तो मैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के यहाँ पर कंटेंट और क्लास को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट देती हूँ। अब ये नहीं पता एग्ज़ाम का लेवल, देखो मैं नहीं डिसाइड कर सकती, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि ये सफिशेंट रहे, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप जितना बार बार किसी चीज़ को पढ़ोगे, रिवाइज़ करोगे, तभी आप उस टॉपिक के अंदर क्या है भी मास्टरी कर पाओगे, बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ऐसा नहीं होता है कि देखो आपने एक वीडियो पढ़ लिया और पढ़ के उसको आपको समझ में आ गया और फिर आप एक महीने तक नहीं पढ़ रहे हो, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। साथ साथ आपको क्या करना होता है, रिवीजन भी करना होता है मल्टीपल टाइम्स। आपको जब जब थोड़ा टाइम हो जाता है किसी टॉपिक को किए हुए, तो उसको रिवीजन भी करना होता है उस टॉपिक का, प्लस में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होते हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब ये तो देखो एग्ज़ाम का लेवल डिसाइड करता है कि किसका कंटेंट सफिशिएंट रहेगा या किसका नहीं रहेगा। अभी जैसे 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैसा था भी, अगर आपने उसके पीवाई के क्वेश्चंस देखे होंगे तो वहाँ पर थोड़ा अच्छे लेवल का एग्ज़ाम था, अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे। वहाँ पर देखना आपको पीकेडब्ल्यू से क्वेश्चन मिलेंगे, पीएच से मिलेंगे, पीओएच से मिलेंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब 2021 का एग्ज़ाम एज़ कम्पेयर टू 2018 क्या था, थोड़ा ईजी था। यहाँ पर बेसिक आया हुआ था, बिल्कुल 9-10 के लेवल का था, ज़्यादा वैसा एग्ज़ाम नहीं था, ठीक है। तो अब किस टाइप का एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा, देखो ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। एग्ज़ाम कोई भी टीचर नहीं प्रिपेयर करता है, एग्ज़ाम कोई भी कमीशन है या फिर जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी होती है वो एग्ज़ाम को प्रिपेयर करती है। तो सभी टीचर्स अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं और आपके सामने अपना बेस्ट ही कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सब चीज़ें आपको डिसाइड करनी होती है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है, कहाँ पर आपको किस टीचर का कंटेंट सफिशिएंट लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी है कि, और मैं ऐसे बाउंडेड भी नहीं कर रही हूँ कि आप सिर्फ मेरी क्लासेस देखो और भाई उससे कंप्लीट हो जाएगा। मैं बस ये बोल सकती हूँ कि जितना भी मैं कंटेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हूँ, आपके सामने लेकर आती हूँ आपके लिए, वो मैं अपनी तरफ से बेस्ट देती हूँ और वो ज़रूर आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो चलिए अब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली देखो हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 10th का हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगी। तो आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन में ही ये सारे बाकी के टॉपिक्स जो है कवर हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। सबसे पहले हमें क्या समझना है आयनिक इक्विलिब्रियम को करने के लिए, कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होती है, एक स्टेट होती है या फिर आप बोल सकते हो एक प्रोसेस होती है, ठीक है। इट इज़ अ स्टेट और प्रोसेस, ठीक है। ये स्टेट होता है, प्रोसेस होता है, जहाँ पर क्या होता है, बैलेंस होता है। अब बैलेंस को देखो इस तरह से समझो, पहले आपको मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर यहाँ पर इक्विलिब्रियम भी समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास जो वो बैलेंस करने वाला होता है ना, वेट करने वाला होता है, जिससे हम वेट को मेज़र करते हैं, वो क्या होता है, देखो तराजू, तराजू की बात कर रही हूँ मैं। वो इस तरह से कुछ होता है, देखो यहाँ पर ये इस तरह से कुछ होता है। अब जिस भी साइड यहाँ पर इसमें वेट ज़्यादा होगा, ये उसी साइड क्या होता है, उसी साइड से ये क्या हो जाता है भाई, नीचे हो जाता है। अगर यहाँ पर दोनों साइड आपने क्या किया है, इक्वल अमाउंट ऑफ वेट को रखा है, तो ये क्या करता है भाई, अपने आप को मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल पोजीशन पे होते हैं ना, सेम पोजीशन पे होते हैं, इस तरह से बैलेंस करके। बट अगर यहाँ पर किसी एक उस पर, ठीक है, वेट अगर ज़्यादा होगा, तो ये उसी के अकॉर्डिंग क्या है, मतलब इसका जो बैलेंस है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी पोजीशन को जब इसने क्या कर रखा है, अपने दोनों साइड इक्वल वेट ले रखा है और बैलेंस को मेंटेन कर रखा है, यही स्टेट कौन सी होती है भाई, इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। कौन सी स्टेट होती है, ये इक्विलिब्रियम होती है। तो सेम ऐसे ही केमिस्ट्री में भी इक्विलिब्रियम स्टेट से मतलब क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही होती है, तो वहाँ पर देखो रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में क्या चीज़ होती है, लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं भाई, रिएक्टेंट, और राइट साइड पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्शन में यही तो होता है, एक साइड रिएक्टेंट और रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से क्या मतलब है, अमाउंट, यानी कि जब क्या होता है, एक स्टेट ऐसी आ जाती है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है भाई, सेम हो जाती है, इक्वल बन जाती है, तो उसी स्टेट को हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट।
तो क्या होता है इक्विलिब्रियम का मतलब कि भाई इट इज़ द स्टेट, ये एक ऐसी स्टेट होती है किसी भी रिएक्शन की एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ये कौन सी रिएक्शन होगी भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्शन क्या हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो आप क्या बोलोगे, एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन से क्या मतलब है, जब आप प्रोडक्ट से क्या कर रहे हो भाई, रिएक्टेंट बना रहे हो, तो यानी कि रिएक्शन में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, ठीक है, और उस टाइम पे क्या होता है, इन दोनों का जो रेट होता है, जो स्पीड होती है बनने की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। उसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं अभी, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये फिजिकल प्रोसेस में भी अचीव कर सकते हो आप, फिजिकल प्रोसेस में भी आपको मिलेगा देखने को, और केमिकल प्रोसेस में भी मिलेगा, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस का क्या मतलब है, जैसे देखो आइस जो मेल्ट होती है वो, बट हम यहाँ पर वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ अपने आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। और केमिकल प्रोसेस में भी आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी भाई, इक्विलिब्रियम की। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है वो कौन सा है भाई, आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया कौन कौन सा हो सकता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, केमिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, ये सब होगा तो रिएक्शन में। केमिकल इक्विलिब्रियम में तो प्रोडक्ट ही नहीं बन जाएंगे तो वहाँ पर होगा। फिजिकल इक्विलिब्रियम में यानी कि सब्सटेंस चेंज नहीं होता बट उनके स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। जैसे वेपर से क्या हो सकता है, लिक्विड स्टेट हो सकती है, तो उनके बीच में यानी कि लिक्विड से वेपर बन रहे हैं, वेपर से लिक्विड बन रहा है, तो ये स्टेट कौन सी कहलाएगी भाई, इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी। और ये कौन सा प्रोसेस होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जब किसी रिएक्शन के बीच में यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, देखो अब नाम से ही पता चल रहा है आयनिक। आयनिक का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर आयन से, आयनिक का मतलब क्या है कि आयन से, तो यानी कि कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस और जो उसका अनआयनाइज पार्ट है उसके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन है, उसी को हम क्या बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो इसे कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए। यहाँ पर हम आयनिक इक्विलिब्रियम का देखो क्या मतलब हो जाएगा, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सब्सटेंस लिया CH3COOH, ये क्या होता है भी, एसिटिक एसिड होता है। और ये जब आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर AQ लिखेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए कि इसका आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया है। इस AQ को लिखने का क्या मतलब है कि आपने इस एसिटिक एसिड को क्या किया है भी, वाटर में डिज़ोल्व कर दिया है। और डिज़ोल्व करने के बाद ये क्या बन जाएगा भाई, एक्वस सॉल्यूशन ही तो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये क्या है, एसिटिक एसिड का अनआयनाइज पार्ट है, ये क्या है भी, एसिटिक एसिड का अनआयनाइज पार्ट है। अब ये क्या है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट करेगा, इक्विलिब्रियम सेट करेगा तो ये आयनाइज आयंस बना लेगा, CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन प्लस में H पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पर क्या है देखो, CH3COH से क्या बनेंगे भाई, ये CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बनेंगे। अब लेफ्ट में क्या है, इसका अनआयनाइज पार्ट है यानी कि रिएक्टेंट में, और राइट में क्या है, प्रोडक्ट साइड पर इसका आयनाइज पार्ट है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, एसिटिक एसिड क्या है अपने एक्वस सॉल्यूशन में यहाँ पर आयनाइज होगा, इस तरह से आयंस प्रोड्यूस करेगा। और ये जो आयनाइज पार्ट होता है ये वापस से रिएक्ट करके, मतलब आपस में कंबाइन करके वापस से क्या करता है, एसिटिक एसिड को फॉर्म कर लेता है। इसीलिए इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन को हम डबल एरो रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में चल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। यानी कि एसिटिक एसिड से एसीटेट आयन प्लस में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एसीटेट आयन और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये आपस में कंबाइन करके वापस से क्या कर रहे हैं, एसिटिक एसिड बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है देखो, आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, तो इसीलिए ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आई होप अब आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और ये कैसे होता है। जो हम ये पढ़ रहे हैं ना कि आयनिक इक्विलिब्रियम है, ये कौन से टाइप के सब्सटेंसेस शो करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम को, तो इसको पढ़ने के लिए हमें सब्सटेंसेस के नेचर को डिस्कस करना पड़ेगा। तो एक साइंटिस्ट थे माइकल फेराडे, इन्होंने जो सब्सटेंसेस थे इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। सब्सटेंसेस को माइकल फेराडे ने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। कैसे किया था, किस बेसिस पे किया था, वो हम देखते हैं। देखो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक NaCl था यानी कि सॉल्ट, और दूसरा उन्होंने क्या किया, एक शुगर ले लिया। ठीक है, ये दोनों कॉमन सी चीज़ें हैं, कॉमन सब्सटेंसेस है। ठीक है, आपको पता ही है NaCl कॉमन सॉल्ट होता है और शुगर क्या है, पता ही है शुगर क्या होती है। तो इन दोनों सब्सटेंसेस का क्या किया उन्होंने, एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। दोनों सब्सटेंसेस का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, मतलब इनको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। थोड़ा सा सॉल्ट लिया NaCl और इसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। एक दूसरे बीकर में या कंटेनर में क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा शुगर लिया और उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। तो दोनों का क्या बन गया अभी यहाँ पर, एक्वस सॉल्यूशन। दोनों को वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद यहाँ पर क्या बन गया अभी, इसका एक्वस सॉल्यूशन।
अब क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कि जब इस NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है, यहाँ पर क्या होती है भी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बट जो शुगर सॉल्यूशन था उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। अब देखो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ समझाने के लिए। अब आपको एक्वस सॉल्यूशन में देखो आयंस तो ऐसे ब्रेक किए हुए दिखाई नहीं देते हैं। कॉमन सॉल्ट तो हमारे घर में भी होता है, जब आप सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो आपको ऐसे कहीं दिखाई देता है क्या वाटर में कि Na के आयंस अलग हो गए हैं, Cl के आयंस अलग हो गए हैं। उसमें आपको तो पूरा क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर दिखाई देता है। उसमें ऐसा नहीं होता ना कि आपको आयंस अलग अलग विजिबल होते हैं, ना ही शुगर को जब आप डिज़ोल्व करते हो तब कुछ देख पाते हो ऐसा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन बनाया उन्होंने और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराया। तो जब NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराया, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, तो ये तो क्या करता है भी, कंडक्शन को शो करता है। बट जो शुगर सॉल्यूशन बना उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। इस तरह से उन्होंने और भी सब्सटेंसेस को लिया जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी और नहीं हो रही थी। तो इससे उन्होंने ये पता लगाया कि यहाँ पर जो सब्सटेंसेस है वो क्या है भी, दो कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकते हैं। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से सब्सटेंसेस होंगे, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या हो गया, NaCl। क्योंकि क्या होगा देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या तो वहाँ पर क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए फ्री आयंस। अब यहाँ पर जब आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो तो यहाँ पर ये जो NaCl है ये क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन में इस तरह से आयंस प्रोड्यूस करता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ऐसे प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो अब ये फ्री आयंस बन गए एक्वस सॉल्यूशन में, फ्री आयंस बन गए। तो यहाँ से जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हो तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। तो यहाँ से क्या पता चला कि दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, एक जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का जो रीज़न होता है वो क्या होता है, या तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर फ्री आयंस। हमने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है अभी, आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जो शुगर का सॉल्यूशन था इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई, तो इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर भाई, इसे हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पर जो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट बना है इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्री आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो फ्री आयंस प्रोड्यूस नहीं है, ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो ये बात आ गई अच्छे से समझ में कि माइकल फैराडे ने जो सब्सटेंसेस थे उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया। एक में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसे हमने इलेक्ट्रोलाइट बोला, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है उसे हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया। अब यहाँ पर हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जो आयंस बनेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर जब हम आयंस बन ही नहीं रहे हैं तो हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को क्यों पढ़ेंगे, हमें क्या पढ़ना है फिर यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को, क्योंकि यहीं पर तो देखो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर NaOH लिया तो यहाँ पर आयन प्रोड्यूस होंगे कौन कौन से, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन और सोडियम आयन प्रोड्यूस होंगे। तो जहाँ पर आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वही तो हमें पढ़ना है। तो अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये भी फर्दर दो कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, आप नाम से ही थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। स्ट्रॉन्ग मतलब कि कुछ अच्छा हो रहा होगा, वीक मतलब कि कुछ क्या है, कुछ कमी होगी यहाँ पर। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अब इन इलेक्ट्रोलाइट्स का काम तो समझ में आ गया, ये आयंस फर्निश करेंगे, आयंस को प्रोड्यूस करेंगे। स्ट्रॉन्ग वाले क्या करेंगे, यहाँ पर 100% आयंस को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ये क्या करेंगे भी, 100% आयंस को प्रोड्यूस करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि लार्ज अमाउंट में यहाँ पर आयंस प्रोड्यूस होंगे। या तो क्या है, कोई सब्सटेंस 100% अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अगर वो 100% नहीं हो रहा तो क्या है, उसकी मैक्सिमम अमाउंट में वो प्रोड्यूस करेगा क्या भाई, अपने आयंस को। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, जिसमें क्या है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में यहाँ पर क्या होगा, आयंस प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर जो एक्सटेंट होगी डिसोसिएट होने की सब्सटेंसेस की आयंस में, वो क्या है, बहुत ही कम होगी, स्मॉल एक्सटेंट में होगा। आप ये बोल सकते हो कि अप्रोक्स 5% या फिर 5% से भी कम होगा। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। आगे बात समझ में, देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम एग्जांपल लेते हैं, ये NaCl जो है ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, यहाँ पर HCl है, HCl भी क्या करेगा, कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा, यानी कि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसका मतलब क्या, देखो 100% से मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं HCl के, तो यहाँ पर क्या है, 100
ही H पॉजिटिव आयंस क्या है प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये क्या है 100% क्या हो गया यहाँ पर डिसोसिएशन हो गया है, अपने आयंस में ये क्या हो गए हैं ब्रेक हो गए हैं, अपने आयंस को इन्होंने प्रोड्यूस कर लिया है। अब यहाँ पर अगर ये 100 से बिल्कुल 100 भी नहीं बनते हैं तो आप ये समझ सकते हो कि क्या हो रहा है अभी यहाँ पर इसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही हो रहा है भाई। अगर 90% भी हो रहा है, 80% भी हो रहा है, 70% भी हो रहा है यहाँ पर डिसोसिएशन, अपने आयंस को ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो भी एज़ कम्पेयर टू वीक तो क्या है ये स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे। और वीक वाले इलेक्ट्रोलाइट में देखो क्या बताया अप्रोक्स 5% या इससे भी कम। तो 5% तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट होती है। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एसिटिक एसिड हो सकता है, और क्या हो सकता है अभी यहाँ पर NH4OH हो सकते हैं, और क्या है HCN है। तो ये सब क्या है यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के और एग्जांपल देखो यहाँ पर HCl है, H2SO4 है, NaOH है, HNO3 है, KOH है, KNO3 है। तो ये सब क्या है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में 100% डिसोसिएशन होगा, यानी कि 100% आयनाइजेशन हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है अप्रोक्स 5% होगा या फिर इससे भी कम होता है। तो ये तो बात हो गई सब्सटेंसेस की, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो डिसोसिएट हो रहे हैं अपने आयंस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखो दो टर्म्स आती हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। एक तो हम टर्म को यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल सकते हैं, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं अभी अल्फ़ा से। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन को समझने से पहले हम एक बार ये समझते हैं कि डिसोसिएशन और आयनाइजेशन क्या है, क्या ये दोनों टर्म सेम होती है या इनका कुछ डिफरेंट मीनिंग होता है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, डिसोसिएशन और आयनाइजेशन जब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे ना, तो इस चैप्टर में हम क्या है कोई डिफरेंस नहीं बना रहे हैं, मतलब कोई डिफरेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बोल रहे हैं दोनों टर्म क्या है एक है। कहीं पे अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लिखा है तो भी एक ही बात है, अगर कहीं पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखा है तो भी सेम ही बात है। जो आयनाइजेशन का मतलब है वही यहाँ पर क्या है डिसोसिएशन का मतलब है। बट वैसे हम एक बार समझते हैं कि डिसोसिएशन का क्या मतलब है और आयनाइजेशन का क्या मतलब है। तो डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है सेपरेशन ऑफ आयंस। यहाँ पर क्या होता है सेपरेशन ऑफ आयंस जो ऑलरेडी क्या है भाई आयंस में ही प्रेजेंट थे। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है भाई सेपरेशन ऑफ आयंस, यानी कि अपने आयंस में क्या हो गया है ब्रेक हो गया है, जो ऑलरेडी क्या था सॉलिड कंपाउंड में सेम एज इट इज़ क्या थे भाई प्रेजेंट थे। यहाँ पर देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या समझ सकते हैं अभी NaCl। अब आपको ये पता है कि ये जो NaCl होता है ये कैसे फॉर्म होता है। NaCl क्या है एक आयनिक कंपाउंड है। NaCl क्या है अभी एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं अभी कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पर क्या हुआ है सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है क्लोरीन ने उसको गेन किया है। तो यहाँ पर देखो ये अपनी सॉलिड स्टेट में ही पहले कैसे प्रेजेंट थे, जब आपने इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया तो ये एक्वा सॉल्यूशन बनाने से पहले ऐसे ही प्रेजेंट थे। आयंस की फॉर्मेशन की वजह से ही तो यहाँ पर क्या बना है NaCl बना है ना। तो यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी ही क्या थे आयंस में प्रेजेंट थे, बट इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जिसकी वजह से क्या थे ये पूरा एक कंबाइन करके एक यूनिट बना रहे थे, यानी कि एक कंपाउंड बना रहे थे जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड क्या है एक आयनिक कंपाउंड है। लेकिन जो आयनाइजेशन होता है ना ये क्या होता है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। लेकिन आफ्टर जो आयनाइजेशन प्रोसेस होती है जब आप उसका क्या करते हो एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं अपने आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल HCl, जो HCl है ये देखो कैसा मॉलिक्यूल है, ये कैसा कंपाउंड है कोवलेंट। ये कैसे बना है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बना है। HCl क्या है भी एक कोवलेंट कंपाउंड है, ये कैसे बना है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बना है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पर ये इस तरह से इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से क्या बन रहे हैं अभी ये HCl मॉलिक्यूल बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है यहाँ पर। अब ये जो मॉलिक्यूल है देखो यहाँ पर बिफोर फॉर्मिंग दिस कंपाउंड, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ने जब ये HCl को बनाया, इसको बनाने से पहले ऐसा तो नहीं है कि आयंस की फॉर्मेशन हुई है। ये तो क्या थे न्यूट्रल थे, अपने एटॉमिक फॉर्म में थे, बट इन्होंने कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाया। लेकिन जब आप क्या करते हो इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हो, इसका आयनाइजेशन करते हो, तो यहाँ पर ये किस में ब्रेक हो जाता है, किस में स्प्लिट हो जाता है आयंस में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर आयंस तो प्रोड्यूस हो गए हैं, बट ये क्या है ये क्या था न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बने हैं। यहाँ पर डिसोसिएशन में क्या था यहाँ पर सेपरेशन ऑफ आयंस, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो ऑलरेडी क्या थे आयंस में ही प्रेजेंट थे, बट उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो पूरा क्या था एक यूनिट की तरह रहते हैं। जैसे NaCl है, NaOH है, यहाँ पर क्या है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव है। तो ये भी कैसे बना है ये भी कैसे बना है अभी कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर आप KCl ले सकते हो,
KOH ले सकते हो। तो ये सब क्या है, यहाँ पर ये किस में आ जाएंगे, डिसोसिएशन में आ जाएंगे। HCl है, CH3COH है, NH4OH है, तो ये सब किस में आएंगे भाई, यहाँ पर आयनाइजेशन में आएंगे, क्योंकि ये क्या थे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करते हैं। बट ये क्या है, जब आप इसका एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो तो ये चार्ज आयंस को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये तो दोनों में डिफरेंस था, डिसोसिएशन और आयनाइजेशन में, और ये दोनों टर्म को हम इस चैप्टर में एक ही कंसीडर करते हैं। अगर आयनाइजेशन लिखा है, डिसोसिएशन लिखा है, एक ही मीनिंग होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इस डिग्री से क्या मतलब है और इस पूरी टर्म से क्या मतलब होता है, देखो डिग्री से क्या मतलब है, एक्सटेंट। डिग्री से क्या मतलब होता है भाई, एक्सटेंट। एक्सटेंट क्या, कितनी एक्सटेंट तक, यानी कि कितना। एक्सटेंड का मतलब क्या है कि कितना, यानी कि आप कुछ अमाउंट की परसेंटेज की बात कर रहे हो कि भाई कितना हो चुका है, ठीक है, तो वो क्या होता है भाई, डिग्री होता है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा को देखो कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज एज आयंस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट ने जितने आयंस प्रोड्यूस किए हैं वो आपको ऊपर लिखने हैं, और डिवीज़न में क्या करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखने हैं, मतलब कि जो भी स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। अब ये तो बात होगी किसकी, नंबर ऑफ आयंस की टर्म्स में। ये अल्फ़ा कब होगा ये ऐसा, अल्फ़ा ये तब होगा जब क्या है, नंबर ऑफ आयंस की बात करेंगे हम, ठीक है, नंबर्स में, क्वांटिटी में बात करेंगे। एक यहाँ पर हम अल्फ़ा को एक्सप्लेन करते हैं किसके टर्म्स में, अमाउंट की टर्म्स में, यानी कि जैसे मान लो 100 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, 20 ग्राम दिया हुआ है, तो इस तरह से हम अमाउंट की टर्म में बात करते हैं। तो जब आप अमाउंट की टर्म में अल्फ़ा को डिफाइन करते हो तो कैसे करते हो, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज, यानी कि कितना अमाउंट, जैसे सपोज 100 ग्राम में से यहाँ पर ऐसा मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर क्या है, 90 ग्राम आयनाइज हो गया है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज, यानी कि जो अमाउंट क्या है भाई, इलेक्ट्रोलाइज हो गई है, वो आपको न्यूमरेटर में लिखनी है, ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज अमाउंट को, जैसे आपने ऊपर वाले इसमें क्या किया था, आयनाइज आयंस लिखे थे कि कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, ऐसे यहाँ पर अमाउंट लिखनी है आपको। रीजन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर इनिशियल अमाउंट आ जाएगी, क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर इनिशियल अमाउंट आ जाएगी। तो ये दोनों ही क्या है, अल्फ़ा की डेफिनेशन है, और दोनों ही आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में वो ये ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर डिसोसिएशन, आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो इसको तो हम थोड़ा जल्दी से रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो एसिड क्या होते हैं, देखो एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच आर सोर इन टेस्ट। ये क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं ये। और क्या होता है, इनका जो pH होता है वो भी आपको पता है, <7 होता है। और साथ में क्या होता है, ये क्या करते हैं अभी, वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड लिटमस में। ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। बेस क्या होते हैं, ये बिटर इन टेस्ट होते हैं और सोपी इन टच होते हैं। बिटर इन टेस्ट, सोपी इन नेचर, और जो इनका pH होता है दैट इज़ ग्रेटर देन 7। इनके लिए जो pH की वैल्यू होती है वो 7 से बड़ी होती है। और ये क्या करते हैं अभी, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। और सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट आपको पता ही है, एसिड प्लस बेस जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है अभी, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं और प्लस में वाटर बनाते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं अभी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ से देखो सॉल्ट का क्लासिफिकेशन भी आएगा, तो ये हम बाद में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि सॉल्ट के भी नेचर पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और आई थिंक NVS या KVS में एक क्वेश्चन यहाँ से अभी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया भी था। आपको सॉल्ट दिए हुए थे और उसमें ये पूछा था कि एसिडिक या बेसिक सॉल्ट कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम किसी और क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आने वाली क्लासेस में। ये तो सब बात होगी किसकी, जो हम ऑलरेडी एसिड बेस के बारे में जानते हैं, जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। हाँ, एक पॉइंट और होता है, एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं। बेस क्या करते हैं, यहाँ पर OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है अभी, सॉल्ट बनता है और प्लस में वाटर बनता है, सॉल्ट बनता है और प्लस में वाटर बनता है। और यहाँ पर ये अब क्या है, सॉल्ट का नेचर क्या है, उसके बेसिस पे यहाँ पर pH की वैल्यू आती है। अगर एसिडिक सॉल्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग pH की वैल्यू होगी, बेसिक सॉल्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग आएगी, न्यूट्रल सॉल्ट है तो फिर तो आपको पता ही है क्या आएगी, pH की वैल्यू 7 आएगी। तो इसको हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अभी। अब हम यहाँ पर थ्योरीज़ को देखेंगे। तो थ्योरीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अरेनियस कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट क्या होता है और लुईस कॉन्सेप्ट क्या होता है। बट स्टिल एक बार इसको हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये तीनों थ्योरीज़ में क्या बताया गया है। तो देखो, अरेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द अरेनियस
जो भी सब्सटेंसेस क्या करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो, यहाँ पर हम लिख देते हैं एसिड और यहाँ पर लिख देते हैं बेस। तो अब हम तीनों के लिए ही एसिड बेस इस तरह से लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द अरेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं। जिनके पास भी H पॉजिटिव आयन होता है वो क्या करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं भी, एसिड बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू द अरेनियस बेस क्या होते हैं, जो भी OH नेगेटिव आयन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर हम एसिड का एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, HCl। अब ये क्या करेगा, अपने एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव बनाया तो ये एसिड बन गया। बेस का एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या आ गया, NaOH, इसने क्या किया, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इस तरह से ये आयनाइज हो गया है। तो यहाँ पर देखो OH नेगेटिव आ गया, OH नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, और इसको हम प्रोटॉन भी बोल देते हैं H पॉजिटिव आयन को। तो यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन बन गया। तो ये क्या है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द अरेनियस बेस है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। अब ये इसने तो ऐसे बोल दिया कि जिनके पास H पॉजिटिव है OH नेगेटिव है उन्हीं को हम एसिड बेस की तरह क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो बेस इन नेचर होते हैं बट उनके पास OH नेगेटिव नहीं होता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल NH3, हमें पता है अमोनिया क्या होता है, एक बेस होता है, अमोनिया क्या होता है भी, एक बेस होता है, बट स्टिल यहाँ पर इसके पास क्या है, ये तो कोई OH नेगेटिव आयन नहीं देता है, तो इसे तो अकॉर्डिंग टू द अरेनियस ये तो बेस होगा नहीं, बट ये क्या होता है, बेस होता है। तो इस तरह से अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या थे, जो इसकी जो थ्योरी थी इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। और नेक्स्ट क्या है, और दूसरी चीज़, ये जो होते हैं आयंस प्रोड्यूस करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करते हैं। अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाया आपने तो यहाँ पर कोई H पॉजिटिव OH नेगेटिव नहीं मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ये जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है भी, प्रोटॉन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोटॉन के ऊपर। जो भी प्रोटॉन क्या करता है भी, डोनेट करता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो भी क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस को देंगे। तो यानी कि जो भी प्रोटॉन डोनर होते हैं उन्हें क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड, ये एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और जो भी प्रोटॉन क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, वो क्या होते हैं अभी यहाँ पर, बेस होते हैं। यानी कि जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया उसे बोल दिया बेस, और जिसने भी क्या किया भी, प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, उसे बोल दिया यहाँ पर एसिड। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, इसके भी कुछ लिमिटेशंस थी। आप वो एसिड बेस वाली थ्योरीज को अच्छे से देखना, वहाँ से ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक रिवीजन की तरह से यहाँ पर मैं इन सारे पॉइंट्स को बता रही हूँ, क्योंकि चैप्टर सीरीज वाइज चलेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्या है, लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पेयर पे। किस पे डिपेंड करता है भी, इलेक्ट्रॉन पेयर का कॉन्सेप्ट है। तो एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं भी, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं भी, एसिड। क्या बोलते हैं उन्हें, एसिड। और जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने को होता है, तो ऐसे सब्सटेंसेस विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस। तो ये तीनों थ्योरीज के बारे में हो गया। फर्स्ट वाली क्या है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड क्या थी, ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोटॉन दिया तो एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो बेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला एसिड होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला बेस होगा। अब यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कंजुगेट एसिड और बेस का। तो ये आप वहीं से उसी वाली वीडियो से कवर करना, क्योंकि इसमें डिस्कस करने से क्या है भाई, टाइम लग जाएगा, क्लास और भी बड़ी हो जाएगी, तो हम न्यू टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे अब। तो यहाँ से कंजुगेट एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास, आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। यानी कि अब हम यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात करेंगे, एसिड और बेस की। स्ट्रेंथ से क्या मतलब है, किसी की भी स्ट्रेंथ से मतलब क्या होता है कि कोई कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कोई कितना वीक है, तो ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो अरेनियस ने क्या बताया, यहाँ पर देखो ध्यान से कि जो अरेनियस थे, अरेनियस ने किसके बेसिस पे बात की थी, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के ऊपर। किसके अकॉर्डिंग बात की थी उन्होंने भी, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के ऊपर। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम डिफ़ाइन कर देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड अकॉर्डिंग टू द अरेनियस। तो यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बनेंगे, जो अपने आयंस में 100% क्या है, डिसोसिएट हो जाएंगे, या फिर मैक्सिमम अमाउंट में। आप ये बोल सकते हो कि मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, डिसोसिएट हो जाएंगे, या फिर कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे अपने आयंस में। उसे हम क्या बोलते हैं अभी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो यहाँ पर HCl। HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या करता है, 100% आयनाइजेशन शो करता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, देखो ये H पॉजिटिव आयन इसने प्रोड्यूस किए हैं 100%, तो यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर,
दूसरा क्या है HNO3 और इसका नाम क्या होता है भाई नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर ये क्या करेगा H पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव बना लेगा। तो यहाँ पर ये जो है ये भी डिसोसिएशन क्या हुआ है ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। ऑलमोस्ट कंप्लीट में भी क्या है कि 100% अचीव करने वाला ही है, यानी कि 100% के अप्रॉक्स ही है। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने का मतलब भी सेम ही बात है। तो यहाँ पर जिसमें ऐसा होता है अल्फ़ा क्या होता है भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो 100% होता है, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है इक्वल टू 1 होती है। वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं। सेम ऐसे ही आप क्या बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस को भी बोल सकते हो, जहाँ पर क्या होगा हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होंगे वो 100% होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, NaOH में क्या होगा देखो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस किया। ये सब भाई एक्वस सॉल्यूशन में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर AQ ये आप समझ जाना, AQ इस तरह से रिएक्शन में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी क्या है आपने एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, और एक्वस सॉल्यूशन जब प्रिपेयर किया तो यहाँ पर भी क्या है जो डिसोसिएशन है अपने आयंस में डिसोसिएट हो रहे हैं सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन में, ये क्या है भी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, कम्प्लीटली आयनाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी अल्फ़ा क्या बोलोगे आप भी 100% अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पर बेस के लिए, और आप ले सकते हो KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर भी इसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। नेक्स्ट अब हम यहीं पर इसी से कोरिलेट करके वीक को डिस्कस करेंगे कि वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं। अब ये बात तो समझ में आई गई होगी कि हमने इलेक्ट्रोलाइट्स में भी पढ़ा था कि वीक क्या होता है स्ट्रॉन्ग क्या होता है। जहाँ पर क्या होता है जो 100% आयनाइज करेगा वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और जो पार्शली आयनाइज होता है कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है अपने आयंस में वो क्या होते हैं वीक होते हैं। तो यहाँ पर वीक में क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर वीक एसिड में क्या आ जाएगा CH3COH एसिटिक एसिड आ गया, ठीक है। और क्या हो सकता है कार्बोनिक एसिड हो सकता है H2CO3, ये भी वीक एसिड होता है। इसी तरह से वीक है यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू बनेगी, यहाँ पर क्या है भी ये 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है अपने आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा है, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर <1 आएगी। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा 1 कब आता है, अल्फ़ा <1 कब होगा। तो जो वीक एसिड्स या फिर वीक बेस होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, और तो इस वजह से वहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो <1 आती है। अब सेम ऐसे क्या होंगे वीक बेस होंगे, यानी कि जो 100% डिसोसिएशन को शो नहीं करते हैं। तो वीक बेसिस में क्या आ सकते हैं भी वीक बेसिस में हो सकता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या है भी वीक बेस है। तो ये हो गया भाई यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द अरेनियस, ये हमने अकॉर्डिंग टू द अरेनियस देखा है क्योंकि अरेनियस ने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के टर्म में बात की थी। यहाँ पर हमने ये बात की स्ट्रेंथ की, स्ट्रॉन्ग और वीक की बात की अकॉर्डिंग टू द अरेनियस। अब सेम ऐसे ही हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक यानी कि स्ट्रेंथ की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर HA है, HA क्या है एक एसिड है, HA क्या है एक एसिड है, और आपने क्या किया इसकी बेस के साथ रिएक्शन करा दी। जैसे ये जो बेस है ये क्या है H2 है, ये यहाँ पर क्या है बेस है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो वाटर होता है ये क्या है भी एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। अब ये ऐसे कैसे हो सकता है एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी, क्योंकि आपने क्या सुना है कि वाटर क्या होता है न्यूट्रल होता है, तो इसके पास एसिडिक करेक्टर और बेसिक करेक्टर कहाँ से आया। तो देखो ये जो H2 है ये क्या होता है सेल्फ आयनाइज हो सकता है। ये क्या है H2O जो होता है वाटर जो होता है ये क्या है भी सेल्फ आयनाइज हो सकता है, यानी कि खुद ही अपने आयंस में ब्रेक होकर ये क्या करता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बना लेता है। तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव है वो एसिडिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसिडिक नेचर, जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जब इक्वल अमाउंट में होते हैं तो ये क्या होता है भाई इस तरह से वाटर यहाँ पर न्यूट्रल बन जाता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव ये क्या कर सकता है बेसिक नेचर को शो कर सकता है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से ये क्या करता है भाई एसिडिक नेचर को शो कर सकता है। तो जब आप किसी एसिड में वाटर को ऐड करते हो, एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हो तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और जब आप किसी बेस के साथ वाटर की रिएक्शन कराते हो वहाँ पर वाटर को ऐड करते हो बेस के साथ, तो वाटर क्या बन जाएगा वहाँ पर उस रिएक्शन में एसिड बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये हमने जो एग्जांपल लिया है ये क्या लिया है भाई यहाँ पर HA एक एसिड लिया है, HA एसिड कंसीडर किया, और जो वाटर है वो अब यहाँ पर क्या बन गया बेस बन गया, क्योंकि एसिड ही है। तो एसिड बेस जो रिएक्शन होगी यहाँ पर वो देखो इक्विलिब्रियम में क्या होगी, जो रिएक्शन होगी वो इस तरह से होगी इक्विलिब्रियम में। एसिड क्या करता है अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड क्या होते हैं एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं, तो यहाँ पर ये एसिड क्या करेगा प्रोटॉन को देगा। अब बेस क्या होते हैं लेने का काम करते हैं, वो क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये वाटर बेस है तो वाटर तो क्या करेगा इस H पॉजिटिव को लेने की कोशिश करेगा, तो ये जब इस H पॉजिटिव को गेन करता है एक्सेप्ट करता है तो ये क्या बना लेगा H3O पॉजिटिव, और इसने दिया है तो यहाँ पर देने के बाद ये खुद क्या बन गया A नेगेटिव, यहाँ पर ये क्या बन गया खुद A नेगेटिव बन गया है। तो यहाँ पर क्या है देखो
अब ध्यान से देखो, ये H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव बन गया है। अब इसकी टेंडेंसी अगेन क्या है, ये जो H3O पॉजिटिव है, या ये जो H3O पॉजिटिव होता है, देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इस H3O पॉजिटिव को आप ऐसे भी लिख सकते हो, H पॉजिटिव प्लस में H2O। वाटर के पास लोन पेयर होते हैं तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है ना, तो ये इसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और H3O पॉजिटिव बना लेता है। तो ये जो H3O पॉजिटिव है ये H पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पर देखो, अब ये जो H3O पॉजिटिव है इसके पास क्या है, H पॉजिटिव है। अगर इसके पास H पॉजिटिव है तो ये वापस से क्या करेगा, देने का काम करेगा। भाई एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो H पॉजिटिव को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, H पॉजिटिव डोनर होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। तो यहाँ पर ये अगेन क्या कर सकता है, H3O पॉजिटिव इसने बनाया है, ये प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, दे सकता है। तो ये फिर से एसिड बन गया, ये फिर से एसिड बन गया। अब यहाँ पर ये क्या है, A नेगेटिव, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये किसी पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब यहाँ से ये जो H पॉजिटिव आयन को देने का काम करेगा, ये A नेगेटिव क्या करेगा, उसको लेने का काम करेगा। तो जो भी प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। अब ये क्या हो गया इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में तो आपको दो एसिड दो बेस मिल रहे हैं, रिएक्टेंट में भी एसिड बेस मिल गया, प्रोडक्ट में भी एसिड बेस मिल गया। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कंजुगेट एसिड और बेस का होता है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, इस एसिड की वजह से, इस एसिड की वजह से ये बेस बना है, इस एसिड की वजह से क्या हुआ है, ये बेस प्रोड्यूस हुआ है। तो इस एसिड का हम इसे क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। इस एसिड का हम क्या बोलेंगे, इसे कंजुगेट बेस। याद रखना, एसिड क्या करता है, एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, कंजुगेट बेस। एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, कंजुगेट बेस। और बेस क्या प्रोड्यूस करेगा, बेस क्या करता है, भी बेस बनाता है कंजुगेट एसिड। तो यहाँ पर ये जो बेस है, इस बेस की वजह से यहाँ पर ये जो प्रोड्यूस हुआ है, ये H3O पॉजिटिव बना है, ये क्या बनेगा भाई, यहाँ पर ये बन जाएगा यहाँ पर इसका कंजुगेट एसिड। क्या बन गया, कंजुगेट एसिड। तो यहाँ पर रिएक्शन में दो एसिड दो बेस तो होते हैं, बट एक एसिड बेस होता है और जो दूसरे होते हैं वो क्या होते हैं, उसके कंजुगेट होते हैं। कंजुगेट का मतलब क्या है कि इसकी वजह से बने हैं। तो सेम ये वही चीज़ हो गई। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी पीछे भी मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी सब्सटेंस दे देगा और उसका पूछते हैं कि इसका कंजुगेट एसिड क्या बनेगा, इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, इस तरह से। अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ये है कि कोई भी जब स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है तो स्ट्रॉन्ग वाला क्या करता है, हमेशा वीक कंजुगेट पेयर बनाता है। क्या करता है, वीक कंजुगेट पेयर बनाता है। और कोई भी अगर वीक नेचर का होता है तो उसके जो कंजुगेट बनते हैं, उसके जो कंजुगेट बनेंगे वो कैसे होंगे भी, स्ट्रॉन्ग इन नेचर होंगे। कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग इन नेचर होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अगर यहाँ पर HA एसिड जो लिया है आपने, ये स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता, ये क्या होता भाई, स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो जो इसने कंजुगेट बेस यहाँ पर प्रोड्यूस किया है, ये कैसा बनता, वीक कंजुगेट बेस बनता। क्या बनता भाई, वीक कंजुगेट बेस बनता। और साथ ही अगर ये एसिड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने की बजाय क्या होता, वीक होता। अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग की बजाय क्या होता भाई, वीक इन नेचर होता। तो यहाँ पर जो इसने कंजुगेट पेयर बनाया है, जो कंजुगेट बेस बनाया है, वो कैसे नेचर को शो करता भाई, स्ट्रॉन्ग को। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि जो कंजुगेट पेयर बनते हैं वो वाइस वर्सा होते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे तो वो वीक कंजुगेट बेस बनाएगा, अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो वो वीक कंजुगेट एसिड बनाएगा। ठीक है, और सेम ऐसे ही अगर आप वीक लेते हो तो वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट पेयर को बनाता है। तो ये तो यहाँ पर बात हो गई किसकी, स्ट्रेंथ की बात हो गई। जो आयनाइजेशन वाला ये टॉपिक था, आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे डिस्कस किया हमने भाई, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस देखा और अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड देखा। तो ये आयनाइजेशन की बात हो गई। और यहीं से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और आती है, ये जो वाटर है, ठीक है, ये वाटर जो है, ये वाटर खुद के साथ ही रिएक्शन भी करता है। और खुद के साथ रिएक्शन करने के बाद इसे हम क्या बोलते हैं, H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करता है। ये क्या है, एक्वा सॉल्यूशन। अब देखो, जब आप वाटर का सॉल्यूशन लेते हो तो वहाँ पर ऐसा तो है नहीं एक ही वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि सेल्फ आयनाइजेशन जिसे हम बोल रहे थे, उसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है भी, ये इस तरह से H3O पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है, आयन्स बनाता है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑटो प्रोटोलिसिस। क्या बोलते हैं, ऑटो प्रोटोलिसिस रिएक्शन। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज आयनाइजेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स प्रोडक्ट KW के बारे में हम पढ़ेंगे। आई थिंक आज के क्लास के लिए इतना ही इनफ रहेगा। ये हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। और फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी डिस्कस करेंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। और तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज के लिए इतना ही।
तो जिन्होंने भी पीछे का ये नहीं पढ़ा है, क्लास 10 से नहीं किया है और जैसे बेस थ्योरी को अभी तक नहीं किया है, वो पहले इन वाले पोर्शन को, इस टॉपिक को यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं और फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा। आज की क्लास को, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज़ करते रहना।